नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केटनामा में। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र थोड़ा सा विलंब आज भी हो गया, उसके लिए फिर से माफी। कल तो मौजूद ही नहीं रहा था और आज थोड़ी देर हो गई। किसी को मिलने गया था, बारिश हो गई मुंबई में, दिल्ली में। भीगते भागते पहुंचा हूं यहाँ पे और जैम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो सॉरी उसके लिए। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन वीक रहा, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी एक और बहुत हद तक आईटी ड्रिवन मूव दो, ये मार्केट्स में कामकाज कर रहा है। आईटी के नंबर्स क्योंकि आने वाले हैं और बाजार ये मान के चल रहा है कि आईटी के नंबर खराब ही आएंगे। बाजार शायद पहले से ही सेल ऑन न्यूज या के मूड में रहा होगा, तो इसीलिए शायद थोड़ी बहुत बाइंग आज देखने को मिली। पुल बैक कह लो या फिर एक्सपायरी है, नई शॉर्टिंग होनी होगी कल से, इसलिए लग रहा होगा। या क्योंकि एक्सपायरी से पहले मतलब अर्निंग अगले हफ्ते है। आज क्या है, आज 7 तारीख है, 9 तारीख से अर्निंग शुरू हो जाएंगी, तो उससे ठीक पहले आपको जितनी भी पोजीशन थी वो सब शायद कवर होते हुए दिखाई पड़ी हो। मे बी मल्टीपल रीजन में से एक रीजन ये हो सकता है। आईटी में आज थोड़ी बहुत जान थी, बाकी बाजार आज बहुत कुछ खास नहीं था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी, मिड कैप स्मॉल कैप प्रेशर में थे और बहुत हद तक पूरा स्पेसिफिक हो जाए स्टॉक के हिसाब से वैसी मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। तो सबसे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेंसेक्स करीब 100 अंक नीचे रहा, निफ्टी करीब 31 अंक नीचे रहा। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% की बिकवाली के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 0.5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 970 शेयर तेजी में रहे और 1952 शेयर मंदी में रहे, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो इस तरह का एक रिएक्शन था जहां पर 1 की तेजी 2 की मंदी आपको बाजार में आज दिखाई पड़ेगी। कल के सत्र में एफआईज ने खरीदारी की थी 243 करोड़ रुपए के आसपास की, डीआईज ने खरीदारी की थी 3791 करोड़ रुपए के आसपास की। एफआईज ने फ्यूचर में खरीदारी की थी 2991 करोड़ रुपए के आसपास की और ऑप्शन में खरीदारी की थी 2921 करोड़ रुपए के आसपास की। ओवरऑल कल का नंबर एफआईज का चौतरफा खरीदारी का था। आज का नंबर कुछ ही देर में आ ही जाएगा, तब देखेंगे किस तरह का नंबर है, लेकिन सो फार एटलीस्ट कल का नंबर तो कंफर्टेबल साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा। आज टॉप गेनर में आया इन्फो एज नौकरी। अगर कुछ लोगों को याद नहीं है तो ये वो स्टॉक है जो हमने नो ब्रेनर में यूज किया था और ये नो ब्रेनर पे हमने इसकी बात भी की थी। इसकी वैल्यूएशन नो ब्रेनर पे दिखाई पड़ रहे हैं, पढ़ देख कर समझ कर कॉल लीजिएगा। आज 13% चल गया लकीली। ये पीडब्ल्यूएल यानी कि फिजिक्स वाला करीब करीब 11% ऊपर ये रहा। राइट्स 9% ऊपर रहा। स्विगी 8% ऊपर ये रहा और नेटको करीब करीब 5.5% के आसपास तेजी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये टॉप गेनर के तौर पर रहे। टॉप लूजर में आज सुबह ही एंटिसिपेटेड था कि ट्रेंड के नंबर वीक आए हैं और उसका इम्पैक्ट था 12.5% नीचे। कल्याण के नंबर भी अनुमान से नीचे थे, रादर दोनों ही नंबर अनुमान से नीचे थे, इसलिए नीचे रहे। एमवी फोटोवोल्टाइक 7% नीचे, हिमाद्री स्पेशलिटी 7% नीचे और सारे गामा करीब करीब 6-6.5% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता दिखाई पड़ा। मोस्ट एक्टिव में आज रहा एचडीएफसी बैंक का नाम, फ्लैट टू नेगेटिव, ट्रेंड 13% नीचे, राइट्स 9% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक करीब करीब 1% नीचे और बीएससी 3% की बिकवाली। और बीएससी मच अवेटेड है, इसमें तो इतना होना ही है आइडियली, जैसे क्यूपिड है, मच अवेटेड है, तैयार रहो उसके लिए भी। ग्लैंड फार्मा 3.5% ऊपर रहा, साल का नया हाई बनाया। टाइटन बढ़िया अपडेट्स के बाद 2.5% ऊपर। अदानी एनर्जी करीब 2% ऊपर, साल का नया हाई। जीएमआर एयरपोर्ट 1.5% ऊपर, साल का नया हाई। जेबी केमिकल एंड फार्मा, ये अप्रूवल की खबर आज सुबह आई थी, उसके बाद नया हाई बनते हुए यहाँ पर भी दिखाई पड़ा, 1.5% ऊपर रहा। वॉल्यूम बाजार में आज राइट्स का नाम था 9% ऊपर, नौकरी इन्फोएज 13% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स 7% नीचे, ट्रेंड 12% नीचे और फिजिक्स वाला करीब करीब 10-10.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप सीरीज के चलने वाले शेयरों में आज वाटेक वबाग था, ताज जीवीके था और अमल था, जहां पर खरीदारी देखने को मिली। और टूटने वाले नामों में आरआर काबिल था 4.5% नीचे, इनफैक्ट ये नए ऑल टाइम हाई से नीचे आने, दोनों हिमाद्री भी और आरआर काबिल भी तो ठीक है, इनके फॉल आने बनते हैं। एंड कृष्णा फॉस्केम करीब करीब 12% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये वो नाम जो कि स्मॉल कैप सीरीज से कभी हिस्सा रहे हैं, इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो वहां पर पढ़ सकते हैं। और ये सब आज के टॉप गेनर या टॉप लूजर या पूरे दिन की दिशा दशा आपके सामने, जिसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। चलो जी, ये रहा आज का पूरे दिन का हाल। अब शुरुआत कर लेते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, ओके,
Sir, PEG ratio of Supreme Industries is 13.1 and PEG of Time Technoplast is 0.66. And PE is only expensive. Then Time Technoplast, can you please share your view on which is better in these two? राजू साहब देखो, PEG जो है ना, ये होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, और PE जो होता है वैल्यूएशन के सामने कितना भाव बाजार दे रहा है आपकी अर्निंग के ऊपर। यानी अगर आप 100 रुपए की अर्निंग कमा रहे हो EPS के तौर पर साल की, और शेयर का दाम 2000 रुपया है, तो 20 टाइम आपको अर्निंग के ऊपर बाजार वैल्यू दे रहा है। ये मोटी मोटी परिभाषा है दोनों की। और PEG जो है, उस PE को जब आप विजा भी चेक करोगे ग्रोथ के, कि ग्रोथ के सामने ये PE कैसा है, तो महंगा दिखेगा। सो रही बात सुप्रीम की और टाइम टेक्नो की, तो सर सुप्रीम, पहले तो ये दोनों नंबर जो आप देख रहे हो PE और PEG, उम्मीद करता हूँ आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे चेक कर रहे हो। नंबर पे नहीं जाऊंगा कि क्या नंबर, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अगर ये नंबर सही बोल रहे हो आप, जैसा है भी, तो आप इतना मेंशन कर सकते हो कि एक क्वार्टर के नंबर्स में अगर डिस्पैरिटी आती है, या 2 क्वार्टर के या 3 क्वार्टर के नंबर अगर किसी कंपनी के कमजोर आते हैं, तो उसकी PEG उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 साल की ग्रोथ अगर आप मैच करा रहे हो, 3 साल की ग्रोथ के सामने PE देख रहे हो, और कोई 1 साल की ग्रोथ खराब आ गई, तो वो 2 साल की PEG साथ साथ एडजस्ट कर देगा ग्रोथ के। ये इसका क्लासिक केस अगर आपको देखना, तो वो था क्या नाम है, वेंट इंडिया में एक टाइम पे PEG 0.8 होता था, लेकिन सडनली उनके नंबर खराब आ गए तो PEG बढ़ के 7 हो गया। सो अब नंबर खराब आ गया तो PEG एडजस्ट हो गया, उसके हिसाब से चलने लग गया। सो आप ये एक बार चेक कर लो कि सुप्रीम का PEG क्या उतने ही क्वार्टर्स में, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के नंबर्स की वजह से दिख रहा है, तो अपनी जगह है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली इनका PEG महंगा ही चल रहा है, तो इट्स ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम में आमतौर पर ऐसा होता है कि अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है, और वापस रीजनेबल उन्हीं जोन्स पे आ गया जहां से इसने कम बैक किया था। तो है तो ये सेफ जोन में ज्यादा सुप्रीम टाइम टेक्नो के कंपैरिजन में, बट वैल्यूएशन वाइज एक बार दोनों को क्रॉस चेक कर लेना कि क्या PEG आप जो पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के नंबर्स की वजह से एडजस्टेड है, या एक्चुअल में इनकी ग्रोथ खराब है। तो अगर ग्रोथ एक्चुअल में खराब है तो अवॉइड, अगर एक्चुअल में खराब नहीं है देन यू कैन ऑलवेज स्टिक टू इट। सो इस हिसाब से आप देख के कॉल लेना। सर गुड न्यूज एंड गुड प्राइस साथ नहीं आते, कहना है एवरेज, कहाँ चले गए, एवरेज TCA एंड KPIT टेक, TCS होगा रविंदर साहब। पहले तो थैंक यू रविंदर साहब। और गुड, ये बात सही है कि अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ नहीं आते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात TCS और KPIT टेक की, सर अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो हाँ, अगर नहीं तो ना। अगर आपका रिस्क बहुत कम लेने की क्षमता है तो IT ETF, ठीक। अगर आपकी मतलब उससे भी कम है, मतलब आपका रिस्क के डिग्री बताता हूँ, आप 20% जीवन में 100 रुपए कैपिटल पर रिस्क ले सकते हो, कि मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, 20 रुपए तक का रिस्क लूंगा खाली, बाकी मुझे 80 रुपए सेफ चाहिए, तो IT का कोई म्यूचुअल फंड उठा लीजिए। आप 40 रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं तो IT का ETF ले लीजिए। अगर आप 60 रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं, यानी आधे से थोड़ा और बढ़ गए आगे, तो आप किसी IT के लार्ज कैप, जो आपने नाम सुझाए सही। अगर आप इसमें HCL, TCS, LTM 3 सेफेस्ट दिख रहे हैं AI के हिसाब से, और अगर आप और ज्यादा आगे जाना चाह रहे हैं देन यू कैन गो इनटू मिड कैप, जिसमें कोफोर्स, परसिस्टेंट, KPIT, ये सब बात है। KPIT अभी नंबर थोड़े ढीले हैं, लेकिन टाटा टेक कुड बी अ गुड प्रॉक्सी प्लेस के सामने। सो ऐसा कर सकते हो, बट अगेन डिग्री के हिसाब से। और छोटा करना चाहो तो समझने के लिए, तो 100 में से 10% रिस्क तो म्यूचुअल फंड, 20% रिस्क तो ETF, 30% रिस्क तो लार्ज कैप, 40% रिस्क तो मिड कैप, 50% रिस्क तो स्मॉल कैप। इस डिग्री में बढ़ते चले जाओ। अगर ऐसा कर सकते हो तो ही जाना, नहीं रिस्क तो दुनिया में बहुत कुछ और भी है, उन पे फोकस करो। 7200 लिस्टेड कंपनियां हैं, IT की अगर आप 50-25 निकाल भी दोगे तो भी बहुत कंपनियां हैं। सो आप आराम से उन पे काम कर सकते हो, लेकिन डिग्री ऑफ रिस्क के हिसाब से ही कॉल लेना। सर एरोफ्लेक्स में आज 10% का लोअर सर्किट लग गया, कितना नीचे जा सकता है? मेरे पास 203 शेयर है 455 के प्राइस पर। ये रिंटू साहब मेरे ख्याल से एरोफ्लेक्स इंटरप्राइजेस की आप बात कर रहे हो। अगर ऐसा है तो आज प्रमोटर की बाइंग इसमें हुई है कंटिन्यूअसली। वो बाइंग के जोन्स को आप आइडेंटिफाई करके रखना, कौन कौन सी जगहों पे प्रमोटर ने बाय किया है, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना। क्योंकि ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप है, इनमें स्विंग ना बहुत बड़े बड़े आते हैं। एक दिन में 20% का लोअर सर्किट लगा देंगे पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन का अपर सर्किट लगा देंगे तो भी पता नहीं चलेगा। सो इसी लिहाज से आप काम करना।
और रिस्क इनमें थोड़ा ज़्यादा रहता ही है। सो वो रिस्क की क्षमता के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके काम करो, और प्रमोटर ने जहां बाय किया उस लेवल को आइडेंटिफाई करो कि उससे कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। Sir, I have small quantity of Taj GVK looking to invest heavily due to its recent fundamental upliftment, but looking in past 20 year chart, it's terrifying to invest. What to do? मतलब साहब, वैसे तो ये कंपनी सही चल रही थी, बट जीवीके के हाथ में आने के बाद एंड ताज के एग्जिट करने के बाद, ब्लॉक के बाद, थोड़ा सा ओवरहैंग वो पार्ट का आ गया, एक पार्ट। दूसरा मतलब लिक्विडिटी उससे आ गई है, बाजार में माल आ गया है, सो ये एक पार्ट तो रहेगा ही। प्लस अब उसके बाद के नंबर्स, उस पूरे इवेंट के बाद के नंबर्स अभी आए, एक क्वार्टर आए होंगे या पूरी तरह से नहीं आए होंगे। सो जरा उसको पूरा समझ लीजिए कि हाउ ताज जीवीके स्टैंड अलोन मैनेज्ड बाय जीवीके इज नाउ परफॉर्मिंग। ये एक बार देख लो, उसके बाद कॉल लेना आसान रहेगा। फिर भी क्योंकि अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी है तो बड़ी क्वांटिटी के लिए इसमें ही क्यों जा रहे हो? इस बाजार में बहुत अच्छे अच्छे नाम है जो बहुत अच्छे अच्छे दाम पर थे। आप लोगों को याद होगा क्रूड $100 गया था तो सीएट 3100 आया था। आज क्रूड वापस $60-70 जो भी आ गया है, और सीएट पहुंच गया है 4000, ऑलमोस्ट 3950 तो पहुंच ही गया है। सो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बीच बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फ्लिप्स मिलते रहेंगे, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लिक्विड काउंटर्स के साथ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ आउटराइटली किसी भी सिचुएशन में जाने के। लेकिन लिस्टेड कंपनी के साथ, मतलब लिक्विड कंपनी के साथ रहिए कि एक बार को वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा काम करना, वो ज़्यादा बेहतर है। नॉन लिक्विड स्टॉक्स के अंदर से थोड़ी सिचुएशन से बच के रहेगा, वो ज़्यादा बेटर है अभी के लिए एटलीस्ट। ओके सर, अब तो क्रूड नीचे आ गया है, एफएमसीजी की इनपुट कॉस्ट में भी फायदा होगा, स्टिल मिसेस बेक्टर गिरता जा रहा है, क्या करें इसमें? बंसल साहब देखो, इनपुट कॉस्ट नीचे आ गया है, ये नंबर्स में कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है क्या अभी तक? मेरे ख्याल से तो नहीं आया। इनपुट कॉस्ट बढ़ा भी है, ये कहीं नंबर में आया है? नहीं। ये दोनों अजम्पशन है कि क्रूड बढ़ा है तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, क्रूड नीचे आ गया है तो इनपुट कॉस्ट नीचे आ गया है। ना क्रूड बढ़ने वाली नंबर सब तक आए हैं, ना क्रूड के घटने वाले नंबर सब तक आए हैं। सो ये पार्ट तो अब तक दूर रहो इससे, तो ये तो अभी कोई क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं है कहीं पर भी। सो इट इज ऑल अजम्पशन, बढ़ने वाला भी घटने वाला भी। तो कितना इम्पैक्ट अभी नेट ऑफ आया है वो अभी इस क्वार्टर के नंबर में दिखेगा हर कंपनी के लिए, एक पार्ट। और मिसेस बेक्टर के केस में ये मॉनसून के नंबर्स अगर धीरे धीरे पिक करते रहेंगे तो चीजें शायद और बेटर होनी चाहिए कि बाकी खाद्य उत्पाद जो है उनकी कीमतें नीचे आनी चाहिए। सो वो शायद थोड़ा ईज ऑफ कर भी देता है इनको, प्लस फेस्टिव सीजन गोइंग फॉरवर्ड अच्छा होता ही है। सो वो पार्ट को आप आगे चल के देख सकते हो। 3, मिसेस बेक्टर अपने बोनस एडजस्टमेंट या स्प्लिट एडजस्टमेंट जो भी था उससे पहले काफी चला भी है। सो वो पार्ट को भी ईज ऑफ कर रहा है। और आज भी मतलब 300, 350 या 400 रुपए में इसमें शायद प्रमोटर ने पहले बाय किया था प्री स्प्लिट या एडजस्टमेंट, और फिर वो 1100 1200 तक गया था, और वहां से वो एडजस्ट होके अब इस भाव पर आया है। सो अभी भी मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत महंगा है, ये भी नहीं कहूँ बहुत सस्ता है, ठीक सिचुएशन में खड़ा है, थोड़ा बहुत ईज ऑफ हो रहा है, होने दीजिए, नंबर एक बार सेटल हो जाए। आज का दिन आप मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ था। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि आज बाजार में कुछ हुआ नहीं, तो पोर्टफोलियो लेवल पे तो सफाई हो रही थी, लार्ज कैप मिड कैप में बहुत कोई एक्शन नहीं था, तो पोर्टफोलियो अच्छे से टूट रहे थे जिनके मिड कैप स्मॉल कैप है। सो इसलिए आज के दिन को आप साइड रख के फिर सोचिए कि क्या एक्चुअल में भाव लेने लायक है या होल्ड करने लायक है या कैसा है। लेकिन मिसेस बेक्टर कंपनी खराब नहीं है, एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं अब, और नंबर को आने दीजिए, ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ जाएगी। आज आप खड़े हो 7 तारीख को, 9 तारीख से अर्निंग शुरू ही हो रही है, तो 2 दिन के अंदर क्या ही ऐसा बदलाव हो जाना है। सो अर्निंग शुरू होंगी तो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी चीजों के ऊपर। कंपनी के Q1 आ ही रहे हैं, आपने देखा जुबलेंट के Q1 आए, टाइटन के Q1 आए, ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा है। टाइटन अच्छे नंबर भी देगा तो भी शेयर बेचा जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ शेयर है, अच्छे नंबर पे ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेगा। सो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तो बहुत सारी चीजें प्री पोजीशन के तौर पे काम करेंगी, वो पार्ट को आप ध्यान रख के काम करना। सर, कैन यू प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन सुप्रिया लाइफ साइंस, एक्सीलेंट कंपनी, ऑन अरेस्ट ऑफ GM सेल्स, should I wait or can start buying in chunks? Company mentioned that there is no material impact as of now. देखो तिवारी साहब, कभी भी किसी कंपनी में अगर आप भरोसा कर रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर और उन्होंने बात मेंशन की कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मटेरियल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि पैसे का कोई इम्पैक्ट या कंपनी के नंबर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, ये एक बात है कि उस कंपनी के GM सेल्स के आने के बाद कंपनी ने क्या ग्रोथ पकड़ी है, हाउ क्रूशियल दैट पर्सन इज फॉर कंपनी, ये पार्ट आमतौर पे CFO CEO के लिए ज्यादा वैलिड होता है।
ये हमने कई जगहों पे देखे भी है कि जब सीईओ के इस्तीफे होते हैं, सीएफओ के इस्तीफे होते हैं तो शेयर बुरी तरह टूटता और चलता है। सो आने के बाद जैसे मिस्टर बेरी के जाने के बाद ब्रिटानिया टूटा था, एंड लाइकवाइज ऐसे लोग आते जाते रहते हैं तो शेयर रिएक्ट करते रहते हैं। सो एक भाई जीएम सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है वो इनके जब नंबर्स आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। दूसरा, अगर कंपनी मटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है तो ठीक है, बट सुप्रिया थोड़ा चला हुआ है, सो वो पार्ट को आप देख कर ही कॉल लेना कि ये कंफर्टेबली ईज ऑफ हो जाए, देन एक बार को काम करना यहाँ पर फिर भी बेटर रहेगा। तो कंफर्टेबली ईज ऑफ होना भी काफी जरूरी है इसको। नमस्ते सर, योर व्यू ऑन ब्लू जेट, बीएससी, वेदांता पावर, एसटीईएल एंड टेल अबाउट आईटी सेक्टर फ्यूचर, व्हाट टू डू, क्यूपिड एंड एथर प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, क्यूपिड एंड एथर तो कोई नो ब्रेनर है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब आज ही चलो आपने बात उठाई दी तो क्यूपिड के नंबर मैं देख रहा था, वो नंबर आपको बता ही देता हूँ। एक साल में क्यूपिड 10 गुना चला है। कंपनी की मार्केट कैप है 30,000 करोड़, 2026 की सेल्स है 390 करोड़, 2026 का ऑपरेटिंग मुनाफा है 150 करोड़। 30,000 करोड़ की मार्केट कैप के सामने 2026 की सेल्स 390 करोड़, 2026 का ऑपरेटिंग मुनाफा 150 करोड़, 2026 का मुनाफा 100 करोड़। कंपनी का पीई है 280, कंपनी का पीईजी है 5.5, सेक्टर का पीई है 42, उसके सामने ये 250 के पीई पे कामकाज कर रहा, 300 के पीई पे। सितंबर में कंपनी के जो सितंबर 2023 में एग्जिस्टिंग प्रमोटर साहब ने कंपनी में हिस्सा खरीदा था और 28.7% हिस्सा खरीदा गया था जिसकी वैल्यू थी 680 करोड़ रुपए। आज इसी 28.6% हिस्से की वैल्यू है 8,000 करोड़ रुपए। यानी कि कोई आपने कंपनी खरीदी 680 करोड़ रुपए में और 2 साल में वो कंपनी 8,500 करोड़ है। आप और इसी ड्यूरेशन में प्रमोटर ने 28 से बढ़ा के अपनी साइज 36 कर दी है। तो जो एडिशनल हिस्सा खरीदा है उसकी वैल्यू अलग बढ़ी है। आपके पुराने हिस्से की वैल्यू 600 करोड़ से 8,500 करोड़ हो चुकी है और नए हिस्से की वैल्यू अलग है। तो प्रमोटर एक छोटा सा क्यूआईपी भी कर देगा ना। मान लो उन्होंने अपनी कंपनी का 28 का 10% भी हिस्सा क्यूआईपी कर दिया, 5% भी ब्लॉक में बेच दिया, तो उनके पास उतना आ जाएगा जितनी की पूरी कंपनी खरीदी है। इस तरह की तो यहाँ पर मूव आया है। सो यहाँ पर और क्या ही उम्मीद लगा के आप बैठे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, चांद पे ले जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्चुअली जो नंबर है वो आपके सामने रख दिए। रेस्ट को टॉप पर बेचने का या आगे और बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, कंपनी को गोल्ड माइन मिल गई है, बिटकॉइन बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर में उतर गए हैं, कुछ भी स्टोरी जोड़ लो आगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फैक्चुअली जो नंबर अभी ऑन पेपर है वो तो ये बात नहीं कह रहे। 300 का पी ट्रेंट को एक समय पर मिला था, आधा हो गया। उसको डिक्सन को मिला, आधा हो गया। डीमार्ट को मिला, आधा हो गया। ये नहीं बचे, अब इसका भगवान जाने क्या होने वाला है, लेकिन आंकड़े तो कह रहे हैं कि इससे दूर रहो। अब बाकी आपकी मर्जी है। सो एनीवेज, तो ये क्यूपीडी कहानी है। तो वहां प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ब्लू जेट केस में सर क्यूआईपी खुला हुआ है, सुन रहा हूँ क्यूआईपी में अच्छे नाम आ रहे हैं, इसलिए एक बार को शायद रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, उस हिसाब से आप देख लेना। बीएससी ऑलरेडी बहुत महंगा है, तो अगर सेम क्यूपिड वाली कहानी, ये मतलब वो क्यूपिड तो टॉप नॉच महंगा है, बीएससी थोड़ा महंगा है। सो बीएससी राइट साइज होना जरूरी भी और अच्छा भी है। अगर बीएससी थोड़ा भी नीचे आ जाए या राइट साइज हो जाए तो ये आगे की ग्रोथ स्टोरी को ना कंफर्ट कर देगा। प्रॉब्लम किसी शेयर के चलने में नहीं होती है, प्रॉब्लम कैसे होती है कि चले जा रहा है बिना नंबर्स के सपोर्ट में। मैं 100 करोड़ कमाता हूँ, मेरा शेयर 200 रुपया है। मैं 200 करोड़ रुपए कमाऊँ, मेरा शेयर 700 रुपया है, यानी कि डबल हुआ प्रॉफिट और शेयर 2.5-3 गुना हो गया। समझ में आता है। मैं उसके बाद कमाता हूँ 300 करोड़ रुपया और शेयर हो जाता है 5,000 रुपया। ये कौन सा एडजस्टमेंट हुआ? सो एक लेवल तक वैल्यू होती है हर चीज की, वो वैल्यू के बियॉन्ड अगर जाने लग गई कोई चीज तो महंगी हो रही है ना। और वो अगर नहीं नीचे आएगा, अभी तो अच्छा लग रहा है मेरा शेयर भाग रहा है, लेकिन अभी नीचे नहीं आएगा तो बुरा भी लगेगा, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा उस इक्विटी को। इक्विटी तो कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया है ना, कपड़ों बड़े कपड़े पहन लिए छोटे शरीर ने, ऐसी सिचुएशन हो गई उनके साथ। तो ऐसे हाल में उनको राइट साइज करना ही पड़ेगा अपने। तो बीएससी भी उसी श्रेणी में आएगा, खराब नहीं है बट थोड़ा सा महंगे साइड पर जा चुका है, उसको आप एक बार को देख लेना। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुप्रीम पे हम बातचीत कर चुके हैं। रिलैक्सो एंड पीजी इलेक्ट्रोपास दोनों रिस्की हैं, स्टॉप लॉस साथ एंटर कर जाओ। मतलब जहां आपको लगे कोई रिस्की चीज में एंटर कर रहा हूँ वहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ एंटर करो, वो ज्यादा बेटर है। गुड इवनिंग सुमित जी, थैंक्स फॉर ऑल योर इनसाइट। आई एम प्लानिंग टू एक्यूमुलेट इंडीजीन एंड केपी ग्रीन इन ईच फॉल। तो मोहम्मद साहब देखो, इंडीजीन को हमने स्मॉल कैप रिव्यू में इस बार ही रखा है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, क्योंकि वो कंपनी की सिचुएशन में बदलाव आया है। बहुत आंकड़े तो मैंने उसके बारे में पढ़ रखे हैं, वो सारे आंकड़े आप लोगों को दिख ही जाएंगे अपनी बार की स्मॉल कैप की
रिव्यू में। लेकिन एक नंबर से आपको बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऐसे बहुत सारे नंबर हमने वहां पर रखे हैं कि Q1 में कंपनी के जो क्लाइंट थे वो शायद 60 थे, और Q4 तक पहुंचते पहुंचते 94 या 93 पहुंच गए। सो इस तरह का ड्रास्टिक जंप है, लेकिन ये सिर्फ नंबर ऑफ क्लाइंट्स में, ऐसे क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स, 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स, 25 मिलियन प्लस क्लाइंट्स, और प्लस कंपनी का AI को लेकर क्या काम काज है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने वहाँ की है, तो वो आप सुन सकते हो। सो वो आ जाएगा थर्सडे को। तो इसलिए इंडिजीन की सिचुएशन ठीक हो रही है, क्यों हो रही है वो वहाँ लिखा है, आप पढ़ लेना, फिर अपने बाद कॉल लेना। और रही बात केपी ग्रीन में, आज भी एक ऑर्डर आया केपी ग्रीन इंजीनियरिंग में। इस ग्रुप में एक कंपनी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल से बाहर है, वो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। और इन्होंने भी एक एसएमई कंपनी एक्विजिशन किया है जो कि वो करती है ओएमडी, नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन ओ एंड एम करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टेलीकॉम कंपनीज के लिए। एसएमई कंपनी है जो शेयर 30 रुपए चल के 200 रुपए पहुंच गया है। वो कंपनी को भी मतलब केपी ग्रीन के अंदर में ही शायद जाएगी, क्योंकि टेलीकॉम के लिए ओ&एम करती है, और टेलीकॉम टावर का काम जो है वो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग करती है। तो हो सकता है सिचुएशन तो दोनों की ठीक लग रही है, थोड़े से रिस्की है, लेकिन स्टॉप लॉस साथ ही काम करना ज़्यादा बेटर है। सर आई एम 37, जी प्रणव साहब, आई हैव पोर्टफोलियो बिल्ट इन लास्ट 15 ईयर with direct small cap stocks and mutual fund 25-75, moved out of India, will have 30% tax on gain per tax residency, better to use small cap funds instead। प्रणव साहब देखो, टैक्स की इम्प्लीकेशन समझने के लिए आप किसी सीए से बात करो, ज़्यादा बेहतर है। वैसे आपको ये बता दूं कि मैंने अब सोचा है कि मार्केट के और पर्सनल फाइनेंस के पॉडकास्ट भी करूंगा, और जल्दी उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। अदर देन कॉर्पोरेट पॉडकास्ट जो मैं करता आ रहा हूँ, उसके ऊपर मैं ये पर्सनल फाइनेंस और मार्केट के पॉडकास्ट करूंगा, ताकि 360 व्यू मुझे भी मिलता रहे चीज़ों को पढ़ने समझने का। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, वो भी जल्दी होगा। लेकिन आपके लिए ही बोलूँगा कि टैक्स के लिए आप किसी टैक्स के जानकार से बात करो जो आपको बेहतर आइडिया इसका दे पाए। सो मेरे को बहुत टैक्स इम्प्लीकेशन का आइडिया समझ में नहीं आता, मेरा खुद का सीए, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता इसका, इसीलिए आप उनसे एक बारी बात कर लो कि आपको लिए क्या रिलेवेंट है क्या नहीं। रही बात स्मॉल कैप की, तो सर आपने 100 का 100% एक्सपोजर इधर स्मॉल कैप फंड में ले रखा है या स्मॉल कैप शेयरों में ले रखा है। खराबी इसमें नहीं है कि पोर्टफोलियो एग्रेसिव है और सुपर एग्रेसिव है, आपका पोर्टफोलियो भागेगा भी बहुत तेज और नीचे भी बहुत तेज आएगा। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी उम्र 37 साल हो, 27 साल हो, 17 साल हो, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं है। आइडियली आप कहोगे नहीं मेरा रिस्क टेकिंग एपेटाइट अनलिमिटेड है, तो भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाइप आउट भी इसी तरह से होगा पूरा पोर्टफोलियो। एक बार ये पोर्टफोलियो वाइप आउट होके कुछ समय के लिए स्टेबल हो गया ना, आपका फ्रस्ट्रेशन मल्टीपल लेवल पे पहुंच जाएगा कि मान लो यही स्मॉल कैप यहाँ से 40% टूट जाए और खड़ा रहे 6 महीने यहीं पर ही। सो अलग लेवल के फ्रस्ट्रेशन होते हैं वो। सो इंस्टेड थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लो, कोई मल्टी एसेट ले लो, कोई मिड कैप, नॉन मिड कैप ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। एग्रेशन ऐड रखो, लेकिन पूरा एग्रेशन एक ही जगह झोंक दो, ये ठीक नहीं है। सो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो। सर ये गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रुकंडे साहब, प्लीज सजेस्ट विच स्टॉक आई कैन बाय इन चंक्स, इंडिजीन, प्रीकॉल, क्रिसिल 2 आई कैन गो। इंडिजीन, प्रीकॉल दोनों ही अच्छा हो रहा है, दोनों में खराबी नहीं है, दोनों के नंबर अच्छे। बस प्रीकॉल में वो डीमर्जर आ रहा है तो एक बार वो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर चला जाएगा, लेकिन इंडिजीन इज सेफर। अब बट अगेन सेफर का मतलब ये नहीं कि सेफेस्ट है, सेफर का मतलब हुआ कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ काम करना वो ज़्यादा बेटर है। सौरभ मुखर्जी is bearish on railway, infra, IT consumption, neutral on defense, bullish on export oriented auto ancillary, engineering oriented pharma sector। गुड है, क्या बोलूं, जहां पर वो वीक है। सर देखो एक कल ही अपनी टीम में मैं मिला था, जब चंडीगढ़ गया था तब टीम को, तो उसमें एक बात बहुत ही क्लियर हो रही थी, यू कैन बोरो मनी, ठीक, यू कैन बोरो नॉलेज, बट यू कैन नॉट बोरो कन्विक्शन। कन्विक्शन आपको पढ़ के ही आएगा। सो अगर आपको लग रहा है ये आदमी बुलिश है, बहुत अच्छी बात है, बुलिश है। ये आदमी बियरिश है, बहुत अच्छी बात है, बियरिश है। पूरी दुनिया आईटी पे बियरिश है, मैं नहीं हूँ, मुझे बुल लगता है। पूरा दुनिया शुगर को पूछती भी नहीं, मुझे शुगर अच्छा लगता है। सो ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम मैं सुन चुका हूँ, जहाँ पे मैं बियरिश था वहाँ बुल बन गया, जहाँ बुलिश था वहाँ बियर हो गया। इस पे किसी भाई साहब ने बोला था कि आपने बहुत पहले इस पे 3200 बात की थी। हाँ की थी, मैं गलत कब कह रहा हूँ, तब भी मुझे सही लगता था, आज भी सही लगता है। So it is not about view, it is about conviction. When you read, you buy at lows,
ठीक है, आपको अगर कोई अच्छा सेक्टर लग रहा है तो रीड इट। अच्छा क्यों वो लग रहा है भाई साहब को, कोई तो लॉजिक उनका भी होगा ना, सुनो समझो क्या लॉजिक है। 580 रुपए पे शीला फॉर्म किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, 680 रुपए पे रिपोर्टें आने लगी ब्रोकरेज हाउसेस की। सो ऐसे ही होता है सर, कन्विक्शन समय के साथ आएगा, वो पढ़ के आएगा, वो सीख के आएगा, वो मिल के आएगा। लोगों को मिल के आते हैं हम, प्रोजेक्ट कितने प्रमोटर्स को मिलते हैं, उनसे आइडिया लगता है कि क्या कन्विक्शन है उनका। Sir, I don't know why this happens in companies. I have low quantity, they give high return. I mean that for experiment, but then I think why doesn't accumulate more? तो गर्व साहब एक काम करो, अगली बार जो भी सोच रहे हो ना उसमें लॉन्ग कर लो बड़ा, ताकि ये आपका जो मिथ है ये भी टूट जाए, या आप सही बैठ जाओ। सो इधर यू विल लर्न और यू विल लर्न, तो अकॉर्डिंगली आप काम कर लो। अगर लग रहा है कि छोटी क्वांटिटी लेता हूँ शेयर भाग जाता है, तो बड़ी क्वांटिटी लेके देख लो, अगर शेयर नीचे आ जाए तो फिर मिथ था ना ये तो उसके हिसाब से काम करो। ओके सर, थैंक्स फॉर प्रीकॉल टैरिल वोल्टैम में न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या? वोल्टैम में अभी नहीं, शुक्ला साहब वेट करो, अभी आने दो थोड़ा, और वैसे भी अब अर्निंग्स शुरू होने वाले हैं सर, सबकी अर्निंग आएगी, सब फिर से री रेट होंगे, ठीक है ना। जो पिछले क्वार्टर में अच्छी अर्निंग देखे गए उन पर नजर रखो, अगर इस बार उनकी भी अर्निंग अच्छे आ गए तो ऑब्वियसली बात है अच्छी अर्निंग को फॉलो अप मिल रहा है। जैसे सीएट अच्छी अर्निंग थी, नवकार अच्छी अर्निंग थी, वेंट अच्छी अर्निंग थी, शीला फोम अच्छी अर्निंग थी। सो इनके अगर फॉलो अप अच्छे अर्निंग आ गए, फोर्स मोटर अच्छी अर्निंग थी, और ये फॉलो अप अर्निंग अच्छी देते चले गए, तो इसका मतलब अभी भी इनमें बहुत जान है। कुछ जिनकी खराब अर्निंग थे और रिवर्सल आ गए, जैसे वोल्टाइम उनमें से ही है, खराब अर्निंग है और रिवर्सल आ गया, अच्छे अर्निंग आ गए तो रिवर्सल मिल जाएगा। कुछ खराब अर्निंग और खराब हो गए तो दूर रहो। टीडी पावर अगर खराब अर्निंग दे दे, पिछली बार अच्छे थे, रिवर्सल आ गया, तो वैसा होगा। सो अब अर्निंग को देखो, अब आउटराइटली खाली ये नाम देखकर कि अब बहुत अच्छा नाम है, बहुत नीचे मिल रहा है ले लेता हूँ, ये काम मत करो। अर्निंग्स को देखो, सीजन को देखो, अब यहाँ से मॉनसून पिकअप कर रहा है, सो द टाइम इज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक। देन जब मॉनसून पीक पर होगा जुलाई एंड अगस्त, सीमेंट, इन दो पे आप नजर रखना, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, ये 3 सेक्टर। अदरवाइज ध्यान रखना, अभी पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि इनमें ही अब हलचल आनी चाहिए थोड़ी सी। सो लेट्स सी क्या होता है। सर कैन यू टेल डालमिया शुगर की डीमर्जरी कंपनी का लिस्टिंग कब होगा? मुझे देखना पड़ेगा सर, ये ऐसे नहीं बता पाऊंगा। कंपनी ने कुछ तो अनाउंसमेंट किया होगा या कुछ तो टाइमलाइन दिया होगा कि अब तक करेंगे, तो कौन कॉल में एक बार चेक करके बता दूंगा आपको। सर पैसा लो कल अचानक क्यों भागा था? सर पैसा लो में प्रमोटर ने बाय किया, एक जोन तक बाय करते रहे और उसके बाद वो नहीं चला, फिर एक फाइन डे वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट हो ही रहा है तब से। सो अर्निंग्स से पहले प्रमोटर की बाय, और प्रमोटर की बाय से पहले कुछ शायद इनके Q1 के अपडेट था, किसी ब्रोकर से कवरेज था, उसके बाद इसमें एक तेजी आई थी, पैसा लो में किसी की रिपोर्ट भी आई थी बीच में। सो इस दोनों चीज़ों के बीच में ये थोड़ा हलचल में आया और वहाँ थोड़ी तेजी आते हुए दिखाई पड़ी, बट प्रमोटर का बाय है। सो अगर आप तेजी देख के एंटर कर रहे हो तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है सर। किसी भी चीज़ के अंदर ऐसे फटाफट तेजी आए उससे दूर ही रहो, मतलब बिना किसी वजह के अगर कोई शेयर भागा जा रहा है 20% 30%, क्यों ही भाग रहा है? ऐसा क्या कर दिया भाई तूने? कोई गोल्ड मैन मिल गया, बिटकॉइन बनाने लग गया, सेमीकंडक्टर आ गया तेरे पास, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। तो ऐसी अगर फटाफट तेजी आ रही है ना, दूर रहो, ज़्यादा बेटर है उससे। सर बिग थैंक यू रविंदर साहब। मेंबर्स की मीटिंग का प्लान था दिल्ली में, पोल भी कराया था। हाँ रविंदर साहब, कोशिश तो की थी लेकिन बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है उसमें, पहले होटल अरेंज करो, फिर मीटिंग अरेंज करो, फिर सबको बुलाओ, उसका कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें थी। हमारे पास टीम है ले दे के मुट्ठी भर लोगों की, काम है इतना सारा। सो पॉडकास्ट करते आ रहे हैं, ट्रैवल करते जा रहे हैं, एडिटिंग अलग चल रही है, रील्स अलग एडिट हो रही हैं, छोटा काम और बढ़ रहा है। सो इसलिए हमारे पास थोड़ा शॉर्टेज है, लेकिन ज़रूर और जल्दी ये काम करेंगे। कोशिश करूँगा कि ये बारिशों में ही कहीं ना कहीं एक दिन मीटिंग रख ही ली जाए सबके साथ, ठीक है। जो भी होगा एट पार कॉस्ट पे या जैसे भी करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। थैंक यू सर। Sir, thanks for the latest podcast. The way you are taking each information, that is tremendous. Thank you. Thank you, सिंह साहब. Thank you. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे फॉरवर्ड करिए, सुनाइए लोगों को कि कैसे कैसे कंपनियां काम करती हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। The more we learn, the better we will be, obviously. So आप उसको आगे यूज़ करिए। एंड सर ये छोटे छोटे प्रमोटर से बात करने में ना बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं। बड़े तो टाइम देते नहीं ऑब्वियसली, लेकिन छोटे वाले टाइम भी देते हैं, सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, तो इनको सीखते रहते हैं, इनसे आगे बढ़ते रहते हैं और आइडिया भी मिलता रहता है इनसे। सो ठीक है, इनमें
वो होता है ना फायर इन द बेली है जो इन्हें और आगे लेके जाती है, तो इसलिए इनसे सीखते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है। सर एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंब और वेदांता एल्यूमिनियम की ग्रो के शेयर कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? दोनों ही सर चल चुके हैं भूवी साहब। इन्वायरो भी हाल फिलहाल में कुछ चला है और वेदांता तो पहले ही सुपर चला हुआ शेयर है, तो जरा देख संभल के काम करना है। सर राम राम सुमित जी, राम राम गर्ग साहब, कैसे हो? ऑल गुड। विक्रम सोलर के बारे में क्या व्यू है? सर आज ही कहीं बात हो रही थी तो बोले थे जितनी सोलर और पावर का थीम है अभी के लिए सब ठंडे हो जाएंगे। आप खुद ही देख रहे हो मॉनसून आ गया, सोलर की पावर जनरेशन लास्ट क्वार्टर तक यानी Q1 के नंबर में अच्छी आएगी, Q2 ऑनवर्ड्स ढीली हो जाती है क्योंकि Q1 में तो सन का प्रभाव पूरा रहता है, उसके बाद थोड़े ढीले होते हैं। और यहाँ पर भी दो तरह की कंपनियां हैं, एक जो पावर प्रोड्यूसर है और एक जो पावर इक्विपमेंट प्रोड्यूसर है। इन दोनों की सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है, तो बहुत देख संभल कर सिचुएशन को देख के कॉल लेना। और विक्रम सोलर बहुत पुराना है भी नहीं, सो अभी तो वारी नए एक्विजिशन करने में लगा हुआ है, विक्रम को भी थोड़ा और समय लगेगा। सो वो पार्ट देख लो, नंबर्स देखो, चीजें देखो, गाइडेंस सुनो, आउटलुक देखो, फिर कॉल लेना। सस्ता देख कर एंटर मत करना, ये थोड़ा सा एक बार को रिस्की हो सकता है। Q1 अच्छा होगा, Q2 थोड़े ढीले होंगे, आउटलुक थोड़े ढीले आएंगे, सो वो पार्ट को भी आप ध्यान रखना। सीएट के 300 शेयर 2800 रुपए पे क्या करूं? सर अगर डर लगे तो थोड़ा कैपिटल फ्री कर लो, अगर डर नहीं लगे आराम से होल्ड करो। बहुत अच्छे दाम पर बहुत अच्छी क्वांटिटी है, अच्छा शेयर है, ये हो सकता है वापस नीचे आए, लेकिन अच्छे अगर आपने डर नहीं है तो आराम से नीचे और ऐड कर लेना। डर लगे तो थोड़ा पैसा फ्री कर लो, कैपिटल फ्री कर लो, नीचे देखा जाए क्या करना है फिर। चलो जी, बाकी बातचीत अब आप लोगों से हुई कल सुबह 8:30 बजे। कोई भी देरी के लिए थोड़ी सी फिर से माफी, और कोई भी निवेश कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे स्मॉल कैप, चाहे माइक्रो कैप, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे मेरी कहीं भी शक्ल देखकर निवेश कर रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई बहुत बहुत माफी। कल मुलाकात करते हैं, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।